नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। ट्राई ने दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने का परामर्श पत्र जारी किया। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर मार्ग इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। संसदीय समिति ने मौजूदा और नए राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विस्तार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। संसदीय समिति ने विशिष्ट पर्यटन विकास, आध्यात्मिक पर्यटन सहित थीम आधारित पर्यटक सर्किट्स और संभावित पर्यटक स्थलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। और शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति ने उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ट्राई ने दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने पर परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र का उद्देश्य देश में मौजूदा R&D इकोसिस्टम की समीक्षा करना, R&D को बढ़ावा देने में आने वाली बाधाओं की पहचान तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में R&D में सुधार के लिए कुछ उपायों की सिफारिश करना है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत ट्राई को दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सिफारिशें करने का दायित्व सौंपा गया है। आईसीटी क्षेत्र में R&D का महत्व इसलिए है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। इससे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना की सुरक्षा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद मिलेगी। वहीं उद्योग 4.0 को समर्थन मिलेगा। ऐसे नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा जो स्वचालन प्रणाली, पूर्वानुमान, सक्षमकारी विश्लेषण और रियल टाइम आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाएंगे। इसके अलावा उपभोक्ताओं को संतुष्टि मिलेगी और उन्हें साइबर हमलों से बचाया जा सकेगा। वहीं आर्थिक दृष्टि से देखें तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे कि इसमें चुनौतियां भी काफी हैं। दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में शामिल संगठनों की संख्या कम है। वहीं कमजोर इंटरलिंकेज के कारण अनुसंधान का ज्यादा व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है। आईसीटी क्षेत्र में R&D गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई केंद्रीकृत प्रशासनिक संस्था मौजूद नहीं है। वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियां हार्डवेयर की बजाय सॉफ्टवेयर पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। इस वजह से उत्पादों का विकास नहीं हो पाता है और दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र निष्क्रिय हो गए हैं। दूरसंचार क्षेत्र में भी कई पहलें की गई हैं, जैसे कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने स्वदेशी 4G और 5G कोर प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 की घोषणा की गई है। दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है और IIT मद्रास में एक स्वायत्त अनुसंधान सोसाइटी वायरलेस टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। भारत में अनुसंधान एवं विकास की स्थिति की अगर हम बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अनुसंधान एवं विकास का व्यय प्रतिशत 0.7% है, जबकि विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में औसत R&D व्यय प्रतिशत 1.5 से 3% तक है। सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये 24% है, चीन में 23% है और जापान में 21% है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 की रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 40वीं है। वर्ष 2021 की रैंकिंग से 6 स्थानों का सुधार हुआ है। 2021 में 46वीं रैंकिंग थी। वहीं इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरी रैंक पर और स्वीडन तीसरी रैंक पर है। R&D में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा की बात करें तो 100% स्वचालित मार्ग से है। पेटेंट आवेदन और मंजूरी की बात करें तो 7 वर्षों में यानी 2014 से 2021 तक 1.5 से 5 गुना की वृद्धि हुई है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि पर्यटन से जुड़ी हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली शीर्षक से परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में ASI द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों और उसकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सिफारिशों को शामिल किया गया है। ASI की कार्यप्रणाली संबंधी चुनौतियों की अगर हम बात करें तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी संरक्षित स्मारकों की सूची में बड़ी संख्या में ऐसे गौण और छोटे स्मारक भी शामिल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं। उदाहरण के लिए इस सूची में औपनिवेशिक काल के सैनिकों या अधिकारियों की 75 ऐसी कब्रें शामिल हैं जिनका कोई उल्लेखनीय महत्व नहीं है। ASI द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास
100 मीटर के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र और 300 मीटर के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस प्रावधान का स्थानीय समुदाय विरोध करते हैं। इस प्रावधान की वजह से उन्हें अपने आवासीय परिसरों में आवश्यक मरम्मत कार्य कराना मुश्किल हो जाता है। ये प्रावधान 2010 में प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 में संशोधन के जरिए शामिल किया गया था। स्मारकों के मूल डिजाइन या खूबसूरती का ध्यान रखे बिना उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई हैं कि एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। साथ ही इन स्मारकों को उनके राष्ट्रीय महत्व, विशिष्ट वास्तुशिल्प मूल्य और विशेष विरासत सामग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। एएसआई को 2 स्कंधों में विभाजित किया जाना चाहिए, जैसे कि एएसआई का मुख्य स्कंध संस्थान के मुख्य कार्य जैसे अन्वेषण, उत्खनन और संरक्षण को देखेगा। वहीं भारत विरासत विकास निगम एएसआई के संपूर्ण राजस्व से संबंधित विषयों को देखेगा। उत्खनन को सटीक और दक्ष बनाने के लिए लिडार, जमीन को भेदने में सक्षम रडार, 3D स्कैनिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा स्थापित किया गया था। वो एएसआई का पहला महानिदेशक था। एएसआई संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका कार्य पुरातत्व संबंधी अनुसंधान करना और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। इसका कार्य है प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करना। ये पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के लिए भी विनियामक संस्था है। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर मार्ग इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चक्रीय मॉडल मूल्य श्रृंखला के अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्रियाओं के माध्यम से एक लूप के बंद होने को व्यक्त करता है। इन क्रियाओं में उत्पाद की उपयोग अवधि में विस्तार के लिए डिजाइनिंग करना, मरम्मत और नवीनीकरण को बढ़ावा देना तथा पुनर्चक्रण में सुधार करना शामिल है। और आइए अब बात करते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के बारे में। 6 चक्रीय व्यवसाय मॉडल्स में 2035 तक $7 बिलियन का राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता है। ये मॉडल्स हैं सर्कुलर डिजाइन, प्रोडक्ट एस ए सर्विस, रीसेल, रिपेयर, रिफर्बिशमेंट और रिसाइकलिंग। इन चक्रीय व्यवसाय मॉडल्स का 2035 तक बाजार आकार $13 बिलियन होने का अनुमान है। ये अपशिष्ट के 90% संग्रहण और 70% पुनर्चक्रण को अनौपचारिक क्षेत्र प्रबंधित करता है। दरअसल चक्रीय मॉडल का महत्व इसलिए है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा, प्रतिस्पर्धी औद्योगिक मॉडल के विकास को बढ़ावा देगा, जिससे अधिक रोजगार सृजित होंगे। स्थानीय संसाधनों का फिर से उपयोग कर आयातित कच्चे माल पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। और आइए बात करते हैं उन नीतिगत हस्तक्षेपों के बारे में। तो डाउनस्ट्रीम मार्ग के तहत सरकार के नेतृत्व वाले एकत्रीकरण और विनष्टीकरण क्षेत्रों का विकास करना, उच्च क्षमता का विकास करना, ज्यादा प्रोडक्शन यानी कि हाई प्रोडक्शन और उन्नत पुनर्चक्रण सुविधाओं को प्रोत्साहित करना शामिल है। वहीं उपयोग चरण मार्ग के तहत पुर्जों की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से मल्टी ब्रांड औपचारिक सेवाओं को बढ़ाना है। अपस्ट्रीम मार्ग के तहत द्वितीयक सामग्री बाजार के विकास को प्राथमिकता देना और प्रोडक्ट एज अ सर्विस फ्रेमवर्क का विकास करना है। हालांकि इसके समक्ष काफी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अनौपचारिक क्षेत्र के प्रभुत्व के परिणाम स्वरूप प्रकृति में विषाक्त पदार्थ जैसे कि सीसा, पारा आदि का रिसाव होता है। एसिड लीचिंग, खुली हवा में केबल जलाने जैसे तरीकों से मृदा और जल संदूषित होते हैं और वायु में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। वहीं अपशिष्ट श्रमिक की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, बाल श्रम तथा अनुचित मजदूरी जैसे मानवाधिकार जोखिम विद्यमान है। संसदीय समिति ने मौजूदा और नए राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विस्तार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्तमान में भारत में 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इनमें से केवल 23 राष्ट्रीय जलमार्ग में पोत परिवहन और नौवहन सेवाएं संचालित हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का महत्व इसलिए है क्योंकि ये परिवहन का सर्वाधिक पर्यावरण हितैषी माध्यम है। इसकी ईंधन दक्षता बहुत ज्यादा है और उत्सर्जन भी बहुत कम होता है। ये प्राकृतिक नौवहन मार्गों के माध्यम से संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ता है। इसमें पर्यटन क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसमें नदी पर्यटन भी शामिल है, जैसे कि कोच्चि वाटर मेट्रो और गंगा विलास। भारत के परिवहन माध्यमों में जलमार्गों की हिस्सेदारी केवल 2% है, जबकि अधिकतर विकसित देशों में ये 10% से ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से जुड़ी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि जलमार्गों के जल का सिंचाई, औद्योगिक और अन्य जरूरतों के लिए उपयोग किया जाता है। खराब जल प्रबंधन तथा वनों की कटाई के कारण जलमार्गों में अत्यधिक गाद जमा हो जाती है। जलमार्ग परिवहन में कर्मियों की कमी है।
भीतरी क्षेत्रों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी नहीं है। जहाजों और उपकरणों में अधिक निवेश की जरूरत पड़ती है। इसके लिए समिति ने ये सिफारिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में अधिक कार्गो के संचालन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। टर्मिनल्स पर लोडिंग और अनलोडिंग सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। साथ ही टर्मिनल्स की रेल और सड़क नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करना चाहिए। गति और तलकर्षण को विनियमित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जलीय जीवन और इसकी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना बफर जोन बनाए जाने चाहिए और उन जलमार्गों में नौवहन को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनकी प्राकृतिक गहराई 2 मीटर या उससे ज्यादा है। संसदीय समिति ने विशिष्ट पर्यटन विकास यानी आध्यात्मिक पर्यटन सहित थीम आधारित पर्यटक सर्किट्स और संभावित पर्यटक स्थलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विशिष्ट पर्यटन यानी कि नीशे टूरिज्म पर्यटन बाजार का एक विशेष खंड है। इसे इसकी विषम प्रकृति के आधार पर परिभाषित किया गया है। इसमें छोटे आकार के बाजार खंड के लिए विशिष्ट उत्पाद या सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें सांस्कृतिक, चिकित्सा, ग्रामीण, साहसिक, वन्यजीव, ऐतिहासिक, माइस यानी कि बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां, पाक कला पर्यटन आदि जैसे विशेष पर्यटन उत्पाद शामिल होते हैं। विशिष्ट पर्यटन के लिए भारत की क्षमता की अगर हम बात करें तो इसमें विविधतापूर्ण भूगोल है, भारत की समृद्ध मूर्त और अमूर्त संस्कृति है, संगीत और नृत्य तथा योग और आयुर्वेद की समृद्ध परंपराएं हैं और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं हैं। हालांकि प्रमुख चुनौतियां ये भी हैं कि मत्तूर जैसे विशेष गाँव के बारे में जानकारी की कमी है। मत्तूर गाँव केरल का ऐसा गाँव है जहाँ पर लोग संस्कृत बोलते हैं। माइस पर्यटन पर केंद्रित दृष्टिकोण का अभाव है। बहुत से माइस यानी कि जिनमें बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां हों, ऐसे कई सारे आयोजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रणाली उपलब्ध नहीं है। सेवाओं की गुणवत्ता पर विनियमन की कमी है। ये चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के संबंध में एक प्रमुख चिंता का विषय है। अलग अलग हितधारकों जैसे कि होटल व्यवसायियों की ओर से फीडबैक की कमी है और इस वजह से पर्यटन में संधारणीयता को बढ़ावा देने की गति सुस्त है। रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई हैं कि इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन यानी एडवेंचर टूरिज्म के लिए टूर ऑपरेटर्स और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए प्रमाणन योजना शुरू की जानी चाहिए। उत्तराखंड में मॉडल ग्रामीण क्लस्टर विकसित करना चाहिए जिसमें समृद्ध परंपराओं और स्थानीय संस्कृति वाले कई सीमावर्ती गांव शामिल हों। ग्रामीण पर्यटन वेबसाइट में ग्रामीण होम स्टे, यात्रा के लिए कनेक्टिविटी आदि के सभी विवरण होने चाहिए। माइस गंतव्यों के चयनित शहरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बेहतर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगला टॉपिक है शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति ने उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के मूलभूत स्तंभों पर निर्मित की गई है। इस नीति का लक्ष्य स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक बहुविषयक बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान आधारित समाज में रूपांतरित करना है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं को अगर हम देखें तो इसमें व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों के संचालन का विकल्प होगा, बशर्ते उन्हें ऐसा करने की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। इसमें इस अवधि के भीतर यथोचित प्रमाण पत्रों के साथ कई निकास विकल्प उपलब्ध होंगे। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय यानी मेरू स्थापित किए जाएंगे। ये IITs, IIMs की तर्ज पर आदर्श सार्वजनिक विश्वविद्यालय होंगे। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। इस रिपोर्ट में सिफारिशें की गई हैं। पर्सनलाइज्ड और अंतर विषयक लर्निंग के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में डिजाइन योर डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत की जानी चाहिए। ऐसा ही एक कार्यक्रम जम्मू विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। स्थानीय आवश्यकताओं और भाषाओं के अनुरूप शैक्षिक सामग्री विकसित एवं वितरित की जानी चाहिए। इसके अलावा हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। व्यक्तित्व अधिकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संस्थाओं को किसी सेलिब्रिटी व्यक्तित्व अधिकार का उपयोग करने से रोकने के लिए एक पक्षीय सर्वग्राही निषेधाज्ञा जारी की है। एक पक्षीय निषेधाज्ञा तब होती है जब दूसरे पक्ष को सुने बिना किसी पक्ष को राहत दे दी जाती है। सर्वग्राही निषेधाज्ञा किसी भी अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ दिए गए आदेश को व्यक्त करती है। इसमें वो पक्ष भी शामिल होता है जिसका उल्लेख याचिका में नहीं किया गया है। व्यक्तित्व अधिकार
नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवियों या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता को व्यक्त करते हैं, जो किसी सेलिब्रिटी के व्यक्तित्व का प्रतीक है। केवल इन विशिष्ट व्यक्तित्वों के स्वामी या सृजक को ही इनसे कोई व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। व्यक्तित्व अधिकार या उनके संरक्षण का भारत में किसी कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम). सुप्रीम कोर्ट ने सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। सोर्स कोड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रणाली को नियंत्रित करता है। सोर्स कोड मशीन के हार्डवेयर के लिए लिखित निर्देशों का एक सेट होता है। याचिकाकर्ता IEEE 1028 मानक का उपयोग करके ऑडिट चाहते हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स द्वारा सॉफ्टवेयर निरीक्षण और ऑडिट के लिए तय किया गया एक मानक है। ईवीएम एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित पोर्टेबल उपकरण है। ईवीएम चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वाचन आयोग द्वारा असेंबल की गई एक साधारण बैटरी पर चलती है। ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1982 में किया गया था। वर्ष 1989 में संसद ने चुनावों में ईवीएम के उपयोग के लिए प्रावधान बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया था। उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक। जेपी मॉर्गन जून 2024 से भारत सरकार के बॉन्ड को अपने बेंचमार्क EMBI से जोड़ेगा। EMBI उन अंतर्राष्ट्रीय सरकारी और कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स के कुल रिटर्न प्रदर्शन को मापने के लिए एक बेंचमार्क सूचकांक है, जो विशिष्ट तरलता एवं संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। EMBI में शामिल होने के कई संभावित परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि देश की संप्रभु उधार लागत में कमी हो सकती है, चालू खाता घाटे के वित्त पोषण में मदद मिल सकती है, घरेलू वित्तदाताओं के लिए अधिक उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए तरलता प्राप्त हो सकती है, रुपए की मांग में वृद्धि हो सकती है और इसके मूल्य को समर्थन मिल सकता है। टेरिगोट्रिग्ला इंटरमेडिका। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। मछली की इस नई प्रजाति को आमतौर पर गर्नार्ड या सी रॉबिन्स कहा जाता है। ये ट्रिग्लिडाए कुल से संबंधित है। दुनिया भर में इस कुल की लगभग 178 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें लंबी और पतली ऑपेरकुलर रीढ़ एवं छोटी क्लीथरल रीढ़ होती है। इनकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल है: वक्ष पर मीन पंख होते हैं, जिनकी आंतरिक सतह पर काली झिल्लियां होती हैं। पीछे एक श्वेत भाग होता है और पंख पर मौजूद 3 छोटे सफेद धब्बे होते हैं। कृत्रिम रीफ। मत्स्य पालन विभाग तटीय मत्स्य पालन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कृत्रिम रीफ को बढ़ावा दे रहा है। कृत्रिम रीफ प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप है। इनका उपयोग प्राकृतिक पर्यावासों में सुधार करने, उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावास वृद्धि सहित जलीय संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। आर्टिफिशियल रीफ से लाभ ये होगा, इससे समुद्र तटों पर लहरों से होने वाली क्षति कम होगी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्सृजन में मदद मिलेगी। ये कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करेगा। मनोरंजक मात्स्यिकी और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। गोताखोरी के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का निर्माण करने और संघर्षों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा निकटवर्ती तटीय क्षेत्रों में बॉटम ट्रॉलिंग को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। पैरोवस्काइट। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि एक नैनो स्केल इंक कोटिंग स्थिरता में इस हद तक सुधार ला सकती है कि अगली पीढ़ी के लिए पैरोवस्काइट सौर सेल को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। पैरोवस्काइट कैल्शियम टाइटेनेट का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक खनिज है। पैरोवस्काइट कम वजन वाली होती है। इसके अलावा ये उच्च प्रकाशीय चालकता और अवशोषण, उच्च दक्षता पारंपरिक सिलिकॉन आधारित सेल्स की तुलना में उत्पादन में किफायती है। इसका उपयोग सौर पैनल उद्योग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आदि में होता है, लेकिन जब ये नमी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो विघटित हो जाते हैं। विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान दक्षता और ऊर्जा उत्पादन में गिरावट हो सकती है। ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। अगला टॉपिक है फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक हैं। उन्होंने मांग आधारित राइस सीड सिस्टम्स में तथा जलवायु अनुकूल और पौष्टिक चावल की किस्मों को अपनाने में लघु किसानों को शामिल करने के लिए नवाचारी तरीका अपनाया था। उन्हें इसी उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है।
ये पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कृषि और खाद्य उत्पादन में असाधारण और विज्ञान आधारित उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के रूप में $10,000 की नकद राशि भी प्रदान की जाती है। पुरस्कार प्रदाता है रॉकफेलर फाउंडेशन। एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स की हम बात करेंगे। चीन के हांगझो में आयोजित हो रहे 19वें एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स को पदक स्पर्धा के रूप में पहली बार शामिल किया गया है। ई स्पोर्ट्स एक प्रतिस्पर्धी खेल है। इसमें गेमर्स वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक परिवेश में वीडियो गेम की कुछ शैलियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ई स्पोर्ट्स के उदाहरण है लीग ऑफ लेजेंड्स, ऑनर ऑफ किंग्स आदि। एशियाई खेल हर 4 साल में आयोजित होने वाला खेल आयोजन है। इसमें कई तरह की खेल प्रतिस्पर्धा शामिल है। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त आयोजन है। ये ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहुखेल आयोजन है। भारत एशियाई खेल महासंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वर्ष 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी भी भारत ने ही की थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।